हम और गुरुदेव को प्रणाम, गुरु सत्ता को प्रणाम और सबके आशीर्वाद और अनुशासन के साथ हम गायत्री मंत्र के साथ क्लास शुरू करेंगे। ॐ ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी दीदी, जी निवेदन है आपसे प्रारंभ करें। So I want thank you for giving me this opportunity. आप सभी साधकों, टीचर्स को, बापूजी को सादर वंदन, प्रणाम। पंचकोशी साधना के हम सब स्टूडेंट्स हैं और पंचकोशी साधना के 5 कोश में अन्नमय कोश प्रारंभिक है और अन्नमय कोश में भी 4 क्रिया योग है। तो इसमें से पहली क्रिया योग है आसन। तो आज हम आसन के बारे में सीखेंगे। आप सब तो विद्यार्थी है आप पंचकोश के, आप सबको पता ही है, फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे क्या-क्या सीख चुके हैं, कितना प्रैक्टिकल किया है, कितना एप्लीकेशन किया है, वगैरह-वगैरह। और आप सभी हमारे साथ-साथ हमें मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़। सो अन्नमय कोश में जो पृथ्वी से बनता है अन्न, और अन्न से बनता है जो कोश, वो है अन्नमय कोश, पृथ्वी के रस से बना हुआ कोश। और आसन तो हम कई व्याख्याएँ हैं आसन की। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिति में हम सुखपूर्वक लंबे समय तक रह सकते हैं, उसको आसन बोला गया है। फिर प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्ति भूमि, यानी कि ये भी पतंजलि योग सूत्र से है, जिसमें कहा गया है प्रयत्न किए बिना अनंत में खो जाना, वो आसन है कि जहाँ आप शरीर मन दोनों को भूल जाते हैं, अनंत में खो जाते हैं। तो जब आपका फाइनल पोज है, जो पास्चर है, वो सुखदायक होना चाहिए और उसमें आप लंबे समय तक रह सकें। तो गृहस्थ संहिता में बोला है कि आसन से दृढ़ता स्थिर होती है। तो योगासन के ऐसे कई डेफिनेशन है डिफरेंट और योगासन एक ऐसी सुखप्रद और मनोशारीरिक यानी कि फिजियोसाइकोलॉजिकल स्थिति है कि जो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और मन को स्थिर करता है। और ये दोनों आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ज़रूरी है। ये आध्यात्मिक सफ़र है और उसका आरंभ यहाँ आसन से होता है। तो ये प्रारंभिक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका बेस फर्म यानी कि मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें कई सीढ़ियाँ हैं, कई स्टेप्स हमको जाना है ऊपर-ऊपर। लाइक अन्नमय से प्राणमय कोश में, प्राणमय से मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में और उसके बाद आनंदमय कोश में। तो ये सब जो स्टेप्स हैं हमारे, जिसके हम 19 क्रिया योग कर रहे हैं, तो ये सब क्रिया योग में पहला आसन है। तो आसन में हमें मजबूत बनाना है, किसको? शरीर को। शरीर मजबूत क्यों चाहिए? क्योंकि हम लंबे समय तक बैठ सके, ध्यान कर सके। अगर हम थोड़ी देर बैठ के हमारा पाँव दुखेगा, हाथ दुखेगा, तो हमारा मन उसी ओर चला जाएगा। इसलिए शरीर को दृढ़ बनाना, मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आसन करते हैं। और आसन में हम हमारे
अंगों को यानी कि डिफरेंट लिम्स ऑफ द बॉडी हम डिफरेंट सांचे में डालते हैं और जैसा जो आसन होता है उसके अनुसार हमें फायदा भी होता है। तो आसन में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर यानी स्टैटिक और दूसरा चलित यानी कि डायनामिक। तो स्थिर आसन में इफ यू होल्ड द आसन फॉर मोर देन 15 सेकंड्स यू कैन से कि स्थिर आसन है, और इफ यू होल्ड इट लेस देन इट इज चलित। तो of course, when you do the asana for meditation, like Padmasana, Bandha Padmasana, Sukhasana, Siddhasana, तो ये सब आसन में हम 1, 2 नहीं 3-4 घंटे बैठ सकते हैं। मगर जो आसन हम आज करेंगे वो हमारे लिए, हमारी हेल्थी बॉडी के लिए एवरीडे डेली रूटीन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आसन में हमें not only our muscles gets flexible, but it also reaches to our nervous system and also to our nadiyas, also to our hormonal system. So asan में हमारा physical, mental and spiritual all faculties are being touched. तो इसीलिए आसन बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने बोला डायनामिक एंड स्टैटिक आसन जो कि स्थिर एंड चलित है, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। लाइक एक तो टाइम के अनुसार और दूसरा है कि जब हम आसन में जाते हैं तो हम हमारे अंगों को हिलाते हैं, तो वो चलित हुआ। और जब आसन पूर्ण हो जाता है और वो आसन में हम कई देर ठहरते हैं तो वो स्थिर आसन हो गया, स्टैटिक। और जब बाहर आसन से बाहर आते हैं तो फिर से वो चलित आसन हो जाता है। तो इस तरह स्टैटिक एंड डायनामिक आसन के 2 तरीके हैं। तो जब हम बोलते हैं कि शैथिल्य होना पूर्ण अवस्था में बहुत जरूरी है। If you are in the pose in any posture and you are stressed, आपको हर्ट हो रहा है कुछ, तो ये ठीक नहीं है। आपको फिजिकली मेंटली पूरा रिलैक्स होना है फाइनल स्टेज में, और वहां पे रहना है जहां आपको सुखपूर्वक आप रह सके। तो ये बहुत जरूरी है आसन में ध्यान रखना। और also you want to keep your attention towards yourself, like what muscles are being pulled, आपका ध्यान कहाँ पे है, कौन से केंद्र पे है, ये सब आप जरूर ध्यान रखिए जब आप आसन कर रहे हैं। तो एक और बात है कि आसन में हमारे श्वास की गति के साथ भी हम आसन करते हैं, जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं with inhalation and exhalation. Same thing we do with प्रज्ञा योग too, with inhalation and exhalation. तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर और प्राण दोनों एक हो जाते हैं, तो ज्यादा फायदा कारक होता है। तो आसन इज स्थूल, प्राणा इज सूक्ष्म, एंड अपना जो चित्त है, मन है, वो अति सूक्ष्म है। और उससे बढ़कर आत्मा तो अलग ही बात है, अनंत में खो जाना है। तो ये जर्नी है हमारी स्थूल से सूक्ष्म तक जाने की, और सूक्ष्म बियॉन्ड टू द आत्मा। तो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो जब लोग बोलते हैं कि योग आई एम डूइंग योगा, तो उनका ध्यान सिर्फ आसन तक ही केंद्रित होता है। हालांकि योग स्टूडियो में पढ़ाते हैं यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मगर पीपल को जब फिजिकल आसन से फायदा होने लगता है तो उनका अटेंशन इज मोर टुवर्ड्स फिजिकल हेल्थ एंड नॉट बियॉन्ड दैट। सो ये जागृति हमें यहाँ लानी है। अभी हम बाबूजी के साथ पूरे प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो दूसरी एक बात
कि हमारा जैसे कि आसन में जब हम होते हैं, सपोज हम शीर्षासन कर रहे हैं, तो हमारे पैर ऊपर जाते हैं, थोड़ी देर हिल रहे हैं, थोड़ी देर मन थोड़ा व्याकुल हो रहा है कि गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे, फिर थोड़ी देर में स्थिरता आ जाती है। तो जब ये स्थिरता आ जाती है तो मन कहीं अंदर चला जाता है और कहीं खो जाता है, एंड इट हैपेंस व्हेन यू होल्ड द आसन फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा अनुभव हुआ है मेरे को, तो मैं बता रही हूँ आपको कि वो ही शैथिल्यमयी स्थिति है आपकी, कि आप खो जाते हैं आसन में। तो वो भी आप कभी आपको समय मिले, जो आसन में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो आसन आप लंबे समय तक होल्ड करिए, मगर सुख से होल्ड करिए, और गो इनवर्ड्स एंड यू विल बी लॉस्ट, like you will be going in days. So ये स्थिति करना बहुत जरूरी है. The mind has to also take a rest. So there are difference between exercise and asana, as you all know. Asana static है, although it could be dynamic, but asanas are usually static and exercise is dynamic. After yogasana, your body feels fresh because you're stretching your muscles. You're also touching your central nervous system, your hormonal system. Everything is awakened and you feel rested. You feel fresh. स्फूर्ति लगती है आपको. Whereas while you do exercise, you are tired after exercise because you're doing cardio, you run, you jog, and you feel tired because you are using up more oxygen. So योगासन का मेन aim है, goal है, to go beyond body, go beyond mind, and to search within to know yourself. Whereas in exercise, it is just limited to your physical body. It's different between yogi and khiladi is the difference. योगी में मन अंदर चला जाता है, mind goes inwards, whereas in exercise your mind is outside. You're listening to the loud music, sometimes you're even watching TV and doing exercise, so you're not paying attention to yourself. Whereas in yogasana you pay attention to yourself, and that is the main difference, in my opinion. कि एक में हम we are more focused on the body, whereas in other words we go beyond body. And in yogasana we like I told you before, we attend mental and physical health, and also we touch on spiritual, whereas in exercise ध्यान सिर्फ शरीर पे रहता है. So these are the two main form of controlling your body. One is exercise, one is yogasana, but more and more, I think the major population in the world is leaning towards yoga. I'm sorry if I'm trying to मैं हिंदी में बोलने का पूरा प्रयत्न कर रही हूँ, मगर कभी-कभी आदत से चली जाती हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा. I'll try my best to convert to say things in Hindi. Or yogasana maybe there are 3 levels of sadhak. So there are beginners, there are intermediate, and there are advanced. But it is not like one is better than other. It is how much attention you're paying to yourself, how much you're going within, and that is more important. So if you're not intermediate or advanced, if you're a beginner, just be patient with yourself. You will get there. It's your body.
you will train it. It's your mind. You can train it. So there are also different classification of asana, like how we do asana is the position of the body, lying down, sitting, lying on your back, lying on your stomach, standing up, or upside down. So these are different forms of the body by which asanas are divided. In Western world, we call it asanas, whereas the real word is asan. So I will try to say asan. And then also it's the second one is how we form our body, like we are bending sideways, forward, backward, twisting. So those are different kind of forms. So that is second set of classification. The third one will be what kind of posture we want. We want meditative posture or we want balancing pose. So that is the third kind of classification. And then fourth one would be सेंटर कि जब आप आसन कर रहे हैं तो आपका ध्यान किधर है। जैसे कि आप सत्संग आसन कर रहे हैं तो आपका ध्यान आज्ञा चक्र में है। वैसे कोई भी आसन का एक सेंट्रल पॉइंट होता है कि जहां आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो दोज आर द 4 kind of classification I told you. So different kind of asana benefits different parts of body. If I do one asana, it benefits more to one part of body, but it also touches the other parts of body. So like for central nervous system, there are asanas like Sarvangasana, Sirsasana, Viprit Karani. ये सब जो आसन है तो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज्यादा टच करता है। अब आप दूसरे देखिए तो भुजंगासन है, सल्पासन है, धनुरासन है, हलासन है। ये सब आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी टच करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी टच करता है। And then there are other आसन which will touch your hormonal system. तो इसमें देखिए कि आप जब हेड स्टैंड करते हैं और शोल्डर स्टैंड करते हैं तो आपका थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर बीइंग स्टिमुलेटेड। सो ये आपकी हार्मोनल ग्लैंड्स है जो स्टिमुलेट होती है। pineal and pituitary also get stimulated when you do headstand. So different asana will also touch your hormonal glands. Different asana also touches your central nervous system, and most asanas will touch your physical body. जैसे कि आपकी digestive system, respiratory system, excretory system, circulatory system, all those systems are being activated or awakened by all the different kind of asana. So it also removes, asana also removes toxins from your body. जैसे कि हम मयूरासन या सल्पासन करते हैं तो it increases our lung capacity and it reduces the carbon dioxide in our body. जैसे कि हम वज्रासन या सुप्त वज्रासन भी करते हैं तो it will increase our it makes our intestine healthy and मल निकल जाता है। तो ऐसे कई आसन है जो इंटरनल ऑर्गन्स को टच करता है। सो जैसे कि kidney and pancreas also gets activated when you do yoga mudra. So different kind of asanas will keep you healthy physically, mentally, spiritually. So asana is very important to keep your health, body fit, and mentally stable and spiritually uplifted. So keep the asana in your daily routine every day. If you are traveling and do not have much time, at least spend 5 minutes. Don't let it go out of your routine. 5 minutes, 10 minutes, जब आपको जल्दी है
just remember that spending 10 to 15 minutes or half an hour of your daily 24 hours will keep you away from disease. So please include that in your daily routine. You know, जैसे कि चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, समाधि के लिए जैसे हम चित्त को निरोध करते हैं, वैसे आसन हमारी बॉडी को भी निरोध करता है. हम बॉडी को ही भूल जाते हैं मगर बॉडी स्टेज हेल्दी. सो इतना ही कहूंगी मैं इसके बारे में. और एक और बात कह दूं कि जो हमारे मर्म बिंदु है, जो कि कुदरत ने ऐसी जगह पे रखे हैं कि दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर जीवनी शक्ति, our physical health, कि उसमें जरा सा भी चोट आ जाए, either it's an emotional चोट और physical चोट, तो बड़ा नुकसान होता है. So to keep this मर्म बिंदु के को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आसन की बहुत आवश्यकता है. तो 84, there are 84 main asana according to Guruji's book. इसमें से बाबूजी ने बताया है 8 आसन we should include in our daily routine every day. So those are प्रभावी, 4 प्रभावी आसन and 4 महाप्रभावी आसन. So प्रभावी आसन में हम include करते हैं पादहस्तासन, उत्करासन, सर्वांगासन and बंध पद्मासन. एंड महाप्रभावी में हम इंक्लूड करते हैं धनुरासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन एंड भुजंगासन. तो ये है प्रभावी एंड महाप्रभावी आसन. मैं थोड़ा थियरी बता दूंगी, फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं. तो जरा शॉर्ट में बता दूंगी क्योंकि आधा घंटा हो गया, पता नहीं चला. तो जैसे कि हम सर्वांगासन करते हैं, तो हमारा बॉडी ऊपर की तरफ रहता है, हमारा सारा वेट हमारे कंधों पे होता है और हमारा प्रेशर हमारे नेक पे भी होता है थोड़ा. तो यहाँ हम थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. और जब हम चीन को चेस्ट में प्रेस करते हैं तो हमारा थाइमस भी एक्टिवेट होता है. तो थाइमस इंक्रीजेस आवर इम्यूनिटी एंड so this asana is very good in these days of corona pandemic. Also when we are in sarvangasana in final pose, we do deep abdominal breathing. So जब हम deep abdominal breathing करते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट होती है और उद्यान बंध तो आप लग जाता है. तो it is very good for digestive system also. So उसके फायदे बहुत है कि तो आपको ये अपने रूटीन में रखना ही चाहिए. इससे अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम, तो आप प्लीज कंसल्ट विथ द डॉक्टर बिफोर गोइंग इनटू आसन. But it increases blood flow in your brain, so it is also good for your central nervous system. बंध पद्मासन में हम पद्मासन लगा के बैठते हैं, फिर हाथ पीछे करके दोनों टोस को पकड़ लेते हैं. तो इसमें आपका स्टमक भी थोड़ा abdominal muscles become strong, so constipation goes down and also your flexibility of your joints and arm muscles also increases. पादहस्तासन में हम नीचे मुड़ के पैर को छूते हैं, तो इसमें हमारा बैक स्ट्रेच होता है, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हेल्थ अच्छा रहता है. तो इडा पिंगला सुषुम्ना का एक्टिवेशन होता है और हमारा स्टमक थोड़ा प्रेशर होता है उसमें. तो it's good for constipation also. It is also good for balancing the body. It also decreases fat
from your stomach. So it's very good asana all around. It also helps awaken the Kundalini. Utkatasana mein, it's like a chair pose, so you're sitting halfway. So meaning आपका नितंब है जो जमीन से ऊपर रहता है, तो उत्कटासन बोलते हैं उसको. तो इसमें हाथ और पैर के especially your ankles and your knees become strong. It's a good balancing pose also. So your leg muscles become strong. So these are 4 प्रभावी आसन. महाप्रभावी में भुजंगासन है. तो भुजंगासन में हम गर्दन को ऊपर करते हैं, फिर धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर करते हैं, फिर अप टू नेवल हमारी बॉडी को ऊपर करते हैं. तो भुजंगासन में you increase your flexibility. Your also decreases fat from your stomach as it gets stretched. Also decreases the constipation. It also increases your lung capacity as you lift up your chest. And it is also good for Kundalini awakening. So this asana is very good. Mayurasana is recommended for people who, before it was like only men can do it, but nowadays we all try to do it. We do our best. अगर आप मयूरासन नहीं कर सकते हैं तो हंसासन करिए, जैसे कि हम टोज ऊपर नहीं करते, सिर्फ जमीन पे रख के करते हैं. तो there is always variation to each asana, so you do the things at your comfort level. So मयूरासन में डाइजेस्टिव सिस्टम का पावर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम का भी पावर बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन goes down, and also it is a balancing pose. So balance your body, balance your mind, and it's also activates your abdominal muscles. So it is very good asana. A little difficult but not impossible. Then धनुरासन में हम अपने हाथ से अपने ankles को पकड़ लेते हैं, lifting our chest and our upper body and lower body. So इसमें we are stretching the whole upper chest and leg muscles also. So it strengthens also our spinal cord. It increases our respiratory system's capacity. It reduces fat from your stomach, and it also forms and strengthens your muscles of your arms and your legs. So that is for Dhanurasana. And Paschimottan आसन में हम आगे झुक के पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं बैठ के. तो it is similar benefits as Padhastasana. Increases your flexibility of spinal cord. Central nervous system is also good health for that, because you are again stretching your back and you are activating your Ida Pingala Susumna, and it also helps for awakening the Kundalini. It will also increase your digestive power, and it decreases the constipation. It also helps reduce fat from your stomach. So ये आसन का हो गया. प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ा टच कर लूंगी, क्योंकि प्राणायाम बंद और मुद्रा का अलग क्लास है. Although we will do practical today, मैं ज़्यादा उसका theories में नहीं कहूँगी, क्योंकि आपका दूसरा क्लास होगा उस पे. आज हम सिर्फ देखेंगे कि क्या करना है रूटीन में, डेली लाइफ में. तो प्राणायाम is very connected to your pran is your pran shakti, which you get with your breath. तो it is also very connected with your mind, क्योंकि आप देखते हैं कि when you are anxious, you are angry, आपकी सांसें जोर से चलती है, because of your mental health affected your physical, your अपनी सांसें, क्योंकि प्राण से ज्यादा सूक्ष्म मन है ना, तो मन का इफेक्ट प्राण पे भी होता है. तो हमको
प्राण रिदमिक स्लो लेना चाहिए हमेशा। योगीज के ब्रेथ तो बहुत स्लो एंड रिदमिक होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा कितना स्लो हो जाता है ब्रेथ, और कभी-कभी तो पता चलता है कि हम सांस ही नहीं ले रहे हैं, मगर ले रहे हैं, मगर ऐसा लगता है। तो दिस breathing techniques are important, although it's not breathing exercise. इसको प्राण का आयाम बोलते हैं, तो that is why it's called controlling of the प्राण is प्राणायाम। तो हम थोड़ा प्राणायाम भी कर लेंगे रूटीन में कितना करना है। तो लेट्स स्टार्ट। In between we'll do few asana here and there. So we'll start standing up. आप सभी अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। If you want to do it with me, or you can just observe for today. Let me adjust my iPad little bit so you can see the mat. You can see the mat. Sorry about that. I had it fixed. So I will start with Utkatasana. So you raise your hands up and then you go down halfway. Raising you're standing on your toes. So your knees are bent, your thigh muscles are parallel to the ground, and you hold your breath here. If you want, or you can breathe continuously. Then inhale up and exhale down. The second one you will do is Padhastasana. Although we won't do Padhastasana क्योंकि वो प्रज्ञा योग में आ जाएगा, तो हम Padhastasana नहीं करेंगे. We'll start the Pragya Yoga. So we'll do 2 rounds. We'll do 1 round with inhalation, exhalation, and second round with Gayatri Mantra. So let's do the first round with Gayatri Mantra. Stretch up. Vajrasana. Up. Strasana. Sadhu. Yogamudra. Vajrayana. Uttarasana. Urdu. Devasya. Buddha. Dhimahi. Triangulasan. Tiyo. Yomah. Pachola. Omho. Omho. Omho.
Now one more round with inhalation and exhalation. Inhale up in Tadasana. Exhale down in Padhastasana. Inhale into Vajrasana. Normal breathing. Inhale. Strasana. Exhale into Yoga Mudra. Inhale, Ardha Tadasana. Exhale. Inhale into Cobra. Exhale, Kirin Bhujavasana. Inhale front. Exhale other side. Inhale front. Exhale down again. Sasabhasana. Inhale up, Ardha Tadasana. Namaskar Mudra. Balancing pose. On your toes. Exhale, Padhastasana. Inhale up. Om. तो ये एक राउंड हो गया. अब हम लोग करेंगे Sarvangasana. So lie down on your back. Raise your legs up to 90 degrees. Hold your तुम से वेस्ट से ऊपर कीजिए आपका feet. Keep them straight. Now push your chin to the chest. Inhale and exhale. Abdominal breathing. यहाँ से आप खलासन में भी जा सकते हैं. Stay relaxed into final pose. Stay where you are comfortable. Come back up slowly and bring your back down and your legs down. Now for each asana, when we stretch our muscle, we also have to contract them. So now that we stretch our back, we're going to contract them. Mayurasana. This will be Purna Mayurasana when you do it with Padmasana. And then relax. We will do Setu Bandha Asana. So make a fist and push your chest up. And then you can also do Chakrasana. And for demonstration purpose, we are not holding the asana too long today, but you can take your time and do it at your convenience. And Naukasana. And relax.
Now turn on your stomach. Here we will do Dhanurasana. So grab your ankles and lift up. And relax. Again, lift up as you breathe in, relax as you breathe out. One more time. Inhale and exhale. Then we will do Bhujangasana. So bring your palms next to your chest. Bring your head up. Slowly bring your chest up to your navel. Feet together. Toes pointing back and down. सर्पासन का दूसरा एक तरीका है, ऐसे करके भी करते हैं. या फिर ऐसे भी करते हैं. There are a lot of variation of Bhujangasana. Then we will do Salvasana. So legs are going up, knees are straight. You can put your fist underneath your thigh muscles, if that helps, and lift up. And then come down. Stretch your back. Do Marjorie. Inhale up. Exhale, stretch your back. Push it towards the sky. Inhale. Exhale. Now we will try to do Mayurasana. So you're going to point your fingers towards your body and your elbows goes to your navel. And then slowly as you move your body forward, you can lift up your toes. And then come into Sukhasana. Now, I'll just show you the technique for the Sirsasana. So you just sit in Vajrasana, fold your hands together, bring your arms down. दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में डाल के कुशन की तरह बनाइए और put your head into this cushion like this. And then lift your body, walk your toes in. धीरे से एक पग ऊपर कीजिए फिर दूसरा कीजिए. And then come down. And relax. We'll do Ardha Matsyasana. So fold your right leg, bring the left on the top. Then with your right hand, take it around your left knee and grab hold of your left toes. With your your left hand goes in the back. You're looking over your left shoulder, twisting your back. And the other side. Now you are folding your right leg. Left leg. And doing the same thing. Twisting.
So this awakens your digestive system. Also, when you're looking on the side, your neck muscles and your eye muscles also get stretched. So it is very good. We'll do Gaumukhasan. So again, fold your left foot, right foot goes on top. So it's knee over knee. Then your right arm goes up, grab it from behind with the left arm, and then stretch. Pull arms against each other and attention on the tip of the nose. Gaumukhasan. Then change legs and do the same. So now we will do Paschimottanasana. So spread your legs out. Inhale up. As you exhale, try to move your chest forward, not your head. Because if अगर आप हेड को नीचे करेंगे तो कमर से बैंड हो जाएंगे, तो ये ठीक posture नहीं है. तो sit tall and then chest down and grab your toes, and then gently bring your head down to your knees and your elbows down to the ground. Feel the stretch in your back. Come back as you inhale. So when you're holding the posture for a long time, then you breathe normally. But if you're just doing quick, then do it with an inhalation and exhalation if you're doing the dynamic. Now, I'm just going to show the Mahaved, Mahabandh and Mahamudra that Babuji has taught us, which is a very dynamic mudra, bandh, pranayam, all in one. So this is like a Ardha Paschimottanasana, but we are not sitting, we are sitting on our foot, but not closing the Muladhara. We are sitting like where the curve is. So just keep that in mind. And we inhale, exhale a couple of times, pump the body, exhale completely, do all three bandha. That is Muladhara bandh, Uddiyana bandh, and Jaladhara bandh. So that is called Mahabandh. When we do all three bandhs together, it is Mahabandh. So we exhale, do all three bandh, hold it per your capacity. Then inhale, deep inhalation, take as much breath, as much prana in as you can. And then again, bend down. So you're spreading all that pranic energy into your whole body. So we will do first with the right leg, then left leg, and then with both feet. So just watch me. Other side. Exhale from the mouth. So last time when I did the Bahya Kumbhak, so I also did the Nauli Kriya. So do that if you are comfortable doing that. It's very good.
but do learn it before you start doing it on your own. एक और बात जो बाबूजी ने सिखाई है वो है भस्त्रिका और अनुलोम विलोम टुगेदर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम आज कर लेते हैं. Check the time. So we have 5 minutes, so we'll just quickly do that. So आप कोई भी आसन जो आपको सुखदायक लगता हो उसमें बैठ जाइए. फिर let's do about 20-30 rounds of Bhastrika. So with the Bhastrika, your stomach is tight. You're breathing in and out from your chest, increasing your lung capacity. Sit tall, sit straight, back straight. Again, when I did Bahya Kumbhak, I did all 3 bandhas. So now we will do pump 8 to 10 times from left, then hold the breath out with the last pumping out hard, hold the breath out and do all 3 bandhas. Then inhale again from left, do all 3 bandhas again and exhale from the right. Then inhale, exhale, same thing, pumping 8 to 10 times from the right. Exhale completely last time. Hold the breath out, all 3 bandhas, and then inhale again all 3 bandhas and exhale from the left. And then we'll do it with both nostrils. So now with both nostrils. Exhale from the mouth. मैं एक बात बताना भूल गई, आज हमने सूक्ष्म व्यायाम नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ शाम को 7:30 बज गए थे, तो ख्याल नहीं आया. मगर जब हम सवेरे योग प्रैक्टिस करते हैं तो यूजुअली डू स्टार्ट विथ सटल एक्सरसाइज विच इज सूक्ष्म व्यायाम, कि हम हमारे हाथ पांव के जो ये नकल्स है, एंकल्स है, नीज है, सभी जॉइंट में जो गैस ट्रैप हो जाता है उसको बाहर निकालना है. उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है. तो सारा दिन हम स्फूर्ति वाले रहते हैं. तो बिफोर यू स्टार्ट योर योगासन, प्लीज डू सटल एक्सरसाइज. नाउ वी विल only do we can do only one more pranayam. So let's do Surya Vedi pranayam. So we inhale from the right, exhale from the left. Each time we inhale, we hold the breath in, do all 3 bandhas, exhale from the other side. But while we're doing, while we are holding breath, we are also meditating on each chakra. We'll start with Muladhara. When we are doing the first breath, we are doing meditating on Muladhara. We'll, in our mind, we'll chant Lam, Bij mantra, then Vam, Ram, Yam, and Ham for Akash. So
and then Om for Agya. So I'm just going to demonstrate, and then you can take your time and do slowly and gently at home. So Nadi Sudhan Pranayam is also necessary into your daily practice. So do a couple of sets of that as well. Today we will not do as we are running out of time. So thank you, Pranam Bhaiya. Thank you for giving me opportunity to teach today. And Sabhi Sadhako ko pranam, Bapuji ko bhi pranam. Namaste. धन्यवाद दीदी। ये कक्षा जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आपने अनुभव के अनुसार जो हमें बताया, तो निश्चित ही हम सभी को लाभान्वित करेगा। अब इसके बाद में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को ले लेते हैं। तो अभी आप सभी साधकों ने देखा भारती दीदी यूएस में भी रह के किस तरीके से भारतीय संस्कृति को इसको विश्वव्यापी बना रही हैं, तो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी ये बात है। तो किन्हीं के भी कोई क्वेश्चंस हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या दीदी से पूछ सकते हैं। इसमें मैं बाबूजी को भी इसमें अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि बाबूजी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो। बाबूजी को होस्ट हैं। जी प्रणाम, भारती दी को प्रणाम और अमन जी को प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो सीधे प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। जी बाबूजी, एक प्रश्न इसमें चैट में आया हुआ है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। आशीष कुमार गुप्ता जी ने पूछा है कि शीर्षासन और प्रज्ञा योग आसन में किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? जी धन्यवाद। शीर्षासन को पहले हम लोग लें तो पोस्चर देखिए, हेड नीचे है, पैर ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसमें क्या क्या हो रहा है भीतर, प्राण का फ्लो देखिए क्या होता है। मूल बंध अपने आप लग गया, यानी प्राण का फ्लो मूलाधार से सहस्रार की तरफ जाना शुरू हो गया, अपने आप लग जाता है मूल बंध। और सीधे पोस्चर में रहेंगे तो बल लगाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मूलबंध के लिए पेरिनियल मसल को खींचना पड़ता है और उसमें स्वतः लग जाता है। उड़ियान बंध भी स्वतः लग गया, क्योंकि जो आंतों को इसमें ऊपर उठाना था सीधे पोस्चर में और उसमें हो गए तो इंटेस्टाइनल पूरा स्टोमिक वाला नीचे गिर गया, धम से नीचे आ गया, यानी डायफ्राम पर आ गया वो। इसका मतलब है कि उड़ियान बंध भी अपने आप लग गया। और अब देखिए चेस्ट वाले में थोड़ा सा भी यदि रेस्पिरेशन होता है तो फेफड़े के जो निचला वाला पार्ट है ऊपर हो चुका है और वो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन करेगा। वो सबसे शक्तिशाली होता है श्वसन प्रणाली में, डायफ्रामेटिक। देखो होता है एब्डोमिनल, पेट आगे पीछे जाता है, थोरेसिक पसलियां आगे पीछे जाता है, और एब्डोमिनल सिर्फ डायफ्राम आगे पीछे जाता है। तो वो सारे बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है
और प्राण का फ्लो सीधे आप देखिए, और ये आपका अनाहत भी जागृत हुआ, विशुद्धि भी, और सीधे सहस्रार चक्र यानी प्राण का फ्लो। मेडिटेशन में आप कुंडलिनी से सहस्रार की यात्रा का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का फ्लो आप कर सकते हैं, या क्रमशः ऊपर से ऊर्जा को मिलाते हुए अपने को इनफाइनाइट में ले जा सकते हैं। ये लाभ है। प्रज्ञा योग में हर पोस्चर के अलग अलग मेडिटेशन किया जाता है। जैसे आप ताड़ासन में थे फर्स्ट वाले में, तो उसमें रीढ़ की हड्डियों के जो मर्म बिंदु है वो खुल रहा है, और तो इस तरीके से वहां पर आप ध्यान देंगे। जैसे झुकते हैं तो पेट की चर्बियां, जैसे पाद हस्तासन, तो पेट की चर्बी साफ है कि गलेगा, रीढ़ लचीला होगा, कब्ज वगैरह मिटेगा। तो ये देखा जाए कि किस पोस्चर पर हल्का सा मसाज हो रहा है, तो वहां पर मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरे वाले वज्रासन में बैठे थे, तो वज्रासन में साफ है कि स्टोमिक और यूट्रस वाले पार्ट्स मजबूत हो रहे हैं, तो भोजन पचाने में भी सहयोगी। और पैर भी मुड़ा हुआ है तो ये साइटिका नर्व्स वालों को भी ढीला करेगा, जहां पैर मुड़ करके बैठते हैं, और पैरों को वज्र की तरह बनाएगा। तो ये हर पोस्चर के उष्ट्रासन जैसे गए थे, कर्व्ड हो गए थे, आर्क बना लिए थे उष्ट्रासन में, तो हार्ट सेंटर बीचों बीच आ गया था, और वहां से ब्लड सप्लाई देखिए सबको शानदार मिल रहा है। ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में। और एब्डोमिनल मसल भी खिंचाव है, जेनाइटल वाले भी डिजीज ना हो, कुबड़ने सटेगा, कर्व्ड हो गया है तो, और ईडा पिंगला सुषुम्ना को भी बल मिलेगा। तो ये देखा जाता है कि किस किस पोस्चर पर कहाँ कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, उन पर मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे ही योग मुद्रा गए और पीछे से हाथ करके आगे झुकी हुई थी वो, तो योग मुद्रा में इस मणिपुर चक्र जागृत होता है, वहां मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करें। सीधे हम जाते हैं जब इसमें शशांक आसन में गए, तो उसमें स्वादिष्ठान वाले पर ध्यान दें, ताकि वो उसमें जागृत होता है, किडनी वगैरह का लाभ मिलता है। तो हर पोस्चर के अलग है। भुजंगासन में गए थे तो रीढ़ की हड्डियां बाएं मुड़े थे, तिर्यक भुजंगासन। तो भुजंगासन में लेफ्ट साइड से दाहिना एड़ी देख रहे थे, इसका मतलब है कि आईबॉल का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट और पसलियों का भी मूवमेंट हो रहा था। ये सब सूर्य नमस्कार में नहीं था, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योगासन एक स्वतंत्र बनाया, पूरे विश्व के लिए एक नई देन है पतंजलि का। उसको यदि अपनावें तो हार्मोनल डिसऑर्डर भी नहीं होगा, और आज के समय के लिए बहुत शानदार है। केवल प्रज्ञा योग कर लिया जाए, प्रभावी महाप्रभावी, और ब्रीदिंग में केवल प्राणाकर्षण कर लें, तो आज के सभी तरह के इम्यूनिटी के कमाल का आगे बढ़ा देगा। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी, इसमें अभी चैट में और भी प्रश्न है। विक्की कुमार जी का है कि बवासीर रोगी के किन किन आसनों को नहीं करना चाहिए? बवासीर रोगी को किन किन आसनों को नहीं करना चाहिए? हाँ देखिए, पहले तो डाइट का हमें अधिक ध्यान देना है। मिताहार विनायस्तु, जो भी योग आरंभ करते हैं भोजन को बिना परहेज किए, तो नाना रोग होता है उसमें। तो हमें वैसे भोजन पहले न लें जो कि बवासीर को बढ़ाता, चरपरे, तले भुने, ये सब एसिडिटी वाले भोजन पैदा करने वाले ना हम लें। मिर्च मसाले को बंद करना होगा, और आंवला, मुलहठी, इस तरीके के जो हर्बल मेडिसिन हैं जो कि टॉनिक के रूप में भी हैं, इसको हम लोग लेना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे वो पार्ट्स मजबूत होंगे। दूसरी बात कि आगे हम जिससे कि झुकने वाला कुछ भी करेंगे तो वहाँ प्रेशर बनता है, और झुक भी रहे हों तो मूलाधार लगा करके तब करें, ताकि वहाँ से बंद रहे, उधर प्रेशर ना पड़े जाने का। तो हमें इसका ध्यान देना है कि वो उसके जो इंटेस्टाइनल पार्ट्स है नीचे ना जाए, उसके लिए हम कुछ बंद लगा लें। तो अनिजी जहाँ जहाँ फील होता है किसी भी पोस्चर में, उस पोस्चर को करते जाए, हल्का सा बेंड हुए, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने तक सिर्फ किया जाता है आसन। अस्थिरता मिल रही है, सुख मिल रहा है, तभी आसन कहलाएगा। जहां जिस पोस्चर में कष्ट होने लगा वो कष्टासन हो गया, आसन की श्रेणी में फिर नहीं रहा। तो सुख मिलना चाहिए। शवासन भी आसन है, क्योंकि सोते समय आदमी को बहुत सुख मिलता है, तो जिस पोस्चर में सुख मिले उसी को आसन कहा गया। पूज्य गुरुदेव ने शिथिलीकरण को सबसे बेहतरीन आसन कहा है कि सबसे बढ़िया आसन है शवासन, बस। तो हमें ये देखना है कि पोस्चर में कहीं पर प्रॉब्लम बॉडी पार्ट्स में ना आवे, तो उसमें हम कर सकते हैं। और बवासीर हुआ है तो यदि पैर ऊपर वाला करते हो तो बवासीर जल्दी सूखेगा, क्योंकि उसको सीधे मूलाधार लग रहे हैं, आते भीतर गई और हीट पैदा करके उसको सुखवाएगा।
ठीक है, धन्यवाद। कोई हैंड जी, रेज और है? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, यदि चैट में नहीं है तो प्रज्ञा जो कोई भी आसन देखिए, एक उसमें कुछ हम बता दें, प्राइमरी जानकारी हमें होनी चाहिए कि आसन शुरू करने के पहले हमें क्या क्या कर लेना होता है। आसनों को शुरू तभी करें जबकि शरीर में 3 थैलियां खाली हो। स्टोमिक यानी अमाशय, पेट खाली होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय खाली होना चाहिए, और मलाशय रेक्टम खाली रहना चाहिए। और सुबह में उषापान करने के बाद आदमी जब शौच आदि से निवृत्त होता है तो स्वतः ही तीनों खाली रहता है। तो सुबह वाला यदि कर लिया जाए तो दिन भर के लिए हो गया। केवल 15 मिनट भी कर लें तो दिन भर एकदम ऊर्जा से आदमी लबालब भरा रहेगा। और डेली रूटीन में रखा जाए, शरीर के भीतर के पार्ट्स पुर्जे का मसाज हो जाए तो लगता है कि दिन भर हम कोई काम लिया जा सकता है, एकदम स्फूर्ति बनी रहेगी। पूरे होल लाइफ के लिए एक शानदार मस्ती भरा अपना जीवन रहेगा। तो कोई भी काम ड्यूटी भी करने में तभी मन लगता है जबकि फिजिकली फिट हो। तो देखिए एक चैट में आया है, शायद क्या उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए तो। जी बाबू जी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसमें हाँ, लिखा हुआ है, श्याम वांगनी जी का है, जुकाम अक्सर रहता है, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए जुकाम में आता है तो सबसे उसमें हीट पैदा करने वाला हमें आसन करने चाहिए। और प्राणायाम में सूर्य भेदन है, दाहिने नाक से खींचा जाए और कुंभक करें, और बाएं नाक से पहले स्लोली छोड़ें ताकि उसमें कहीं जाम है तो उसमें दिक्कत ना आए। धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा तो आप उसको फोर्सली भी छोड़ सकते हैं, फोर्सली, ताकि कोई कण पार्टिकल गल गया है तो निकल जाए। और एक रखे नहीं टिश्यू पेपर या कपड़ा रखे नहीं, तो इस तरीके से वो हीट पैदा करेगा। हमेशा राइट से ले और लेफ्ट से निकाले, तो उस प्रोसेस में हीटिंग प्रोसेस है। और ये लिंग मुद्रा यदि जानते हो तो लिंग मुद्रा करेंगे तो भी इसमें हीट पैदा हो जाता है और शरीर को लाभ मिल जाएगा जुकाम के प्रोसेस में। ये हीट प्रोड्यूसिंग वाला है, भस्त्रिका भी हीट प्रोड्यूसिंग वाला है। तो हम ये देखिए कि और खान पान में भी जो कफ पैदा करता है उसको हम बंद कर दें तो जल्दी भागेगा। गिलोय और मुलाठी लेने लगेंगे तो जल्दी भागता है, शरीर में घोंसला नहीं बनाएगा। जी हाँ, सुभाषिन जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, प्रणाम। बाबू जी आवाज आ रही है? जी जी। भारती दीदी को प्रणाम। तो एक तो बाबू जी, भारती दीदी का आज बड़ा बहुत ही बढ़िया असाइनमेंट के क्वेश्चन का, तो दीदी से तो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि दीदी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया और आपने फोकस जो है बॉडी पोस्चर्स के साथ में थॉट प्रोसेस को और फीलिंग्स को भी बहुत ज्यादा दिया, और आपका रिफाइनमेंट दीदी हम लोगों से बहुत बढ़िया है। तो कितने दिनों से आप ये कर रही हैं दीदी, और इसके साथ में कितना टाइम आप डेली देती हैं, और रेगुलर इसको कर पाती हैं, दूसरों को भी कराती हैं, क्या करती हैं? थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं 2 मिनट के लिए। हाँ, उनको स्क्रीन पर लाइए अमन जी, भारती दी को। प्रणाम भैया। हाँ, मैं आसन वगैरह तो 2008 कर रही थी। क्या हमको सुनाई नहीं दिया अमन भैया? फिर से भाई साहब, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, ऐसा शायद नेटवर्क का कोई इश्यू है। अच्छा दीदी, हम दोबारा से बोल रहे हैं कि we are also trying our level best since long, but up to this extent we are not getting refinement. तो आप ऐसा क्या कर रही हैं कि इतना बढ़िया रिफाइनमेंट आपके बॉडी पोस्चर्स पर भी हुआ, बैलेंसिंग पर भी हुआ, एक्सप्रेशन भी बहुत आपका इम्प्रेसिव है। तो आप इसको क्या टीचिंग भी करती हैं या कैसे करती हैं? हाउ यू कुड गेट दिस रिफाइनमेंट? भैया मैं
योगा तो 2009 से कर रही हूँ, मगर जैसे कि यहाँ यूएसए में होता है तो सिर्फ आसन ही करती थी, फिर प्राणायाम थोड़ा बहुत कर लेती थी साथ में, मगर इतना ज़्यादा मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी कुछ हो नहीं रही थी। फिर 2018 में बाबूजी से मिलने के बाद थोड़ा बहुत विकास हो गया, तो समझ में आया कि कैसे स्टेप वाइज जाना है। मगर आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप अपना रूटीन मत छोड़िए। सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे, थोड़ा बहुत तो कीजिए ही। मैं पहले सिखाती थी, पहले 5-6 साल तो बहुत सिखाया, on volunteer basis, not like opening up the studio or anything. फिर बाद में बाबूजी से मिलने के बाद तो बस हमारा जो यूएसए में क्लास चल रहा है उसी में सिखाती हूँ, और कभी-कभी फ्रेंड्स में, फैमिली में वगैरह में भी सिखा लेती हूँ। अभी तो सब ज़ूम पे हो रहा है तो इट इज़ क्वाइट कन्वीनिएंट। बस इतना ही कह सकती हूँ मेरे बारे में। और जस्ट टू एनकरेज एवरीबॉडी कि एज या बॉडी हैज़ नथिंग टू डू विथ योर आसन एंड योर मेंटल स्टेटस। अगर आप मन से ठाम ले कि ये मुझे बस करना है तो होगा ही। मैं जब व्हेन आई वाज 50 इयर्स ओल्ड, तब मैंने न्यू ईयर के दिन ठाम लिया कि ये साल पूरा होने से पहले मेरे को शीर्षासन करना है अपने आप। तो हो गया, 2-3 महीने में ही हो गया। तो आई थिंक योर विल पावर यानी कि अपनी मनोशक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि आप लगे रहेंगे तो होगा ही, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आपका माइंड है और आपकी बॉडी दोनों भगवान ने इस तरह से बनाई है कि इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। बॉडी भी चेंज होता रहता है, माइंड भी चेंज होते रहता है, आप उसको जिस सांचे में ढालोगे वैसा होगा। तो दीदी कितना टाइम आप देती हैं डेली? हाउ मच टाइम यू आर तो गिविंग मैं ऑन डेली बेसिस? सुबह में मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं योगासन करती हूँ आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ डेली? डेली। हाँ, अगर कोई बिजी स्केड्यूल है तो फिर 10-15 मिनट का कर लेती हूँ, मगर करती हूँ जरूर। अगर प्लेन में भी पीछे रेस्ट रूम के पास जाके हाथ ऊपर नीचे कर लेती हूँ, सिर्फ मन के संतोष के लिए। वैसे इतना आसन होता नहीं है, वृक्षासन, नटराज पोज वगैरह हो जाता है, पादहस्तासन हो जाता है, तो बस इतना फिर आराम से अपनी सीट में बैठ के प्राणायाम कर लेती हूँ। और दीदी एक क्वेश्चन और है कि ये एज जब हमारी बढ़ती है तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम होती है। हाउ शुड मेक ए बैलेंस विद आवर एज एंड फ्लेक्सिबिलिटी? हम चाहते हैं कि बच्चों वाली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, उसके लिए क्या करती हैं? कुछ डाइटरी कंट्रोल भी करती हैं या क्या करती हैं? ओनली एक्सरसाइज? भैया जरा, अमन भैया फिर से मुझे बोलिए, बराबर सुनाई नहीं दिया। फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। कैसे है बॉडी में? फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, ये फ्लेक्सिबल। भाई साहब का ये भी था कि उम्र बढ़ने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है, तो वो अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए किस तरीके से? अच्छा, उम्र का लाइक मैंने पहले भी बताया, उम्र का इतना लेना देना नहीं है। अगर आप रोज करेंगे तो, क्योंकि कल किया तो आज किया, एक 24 घंटा ही आप पुराने हुए, तो कल जो किया तो आज तो करना ही है। तो मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वरना अगर आप 2-3 महीने छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ सब प्रॉब्लम और योर बिजी स्केड्यूल, तब स्टिफनेस जल्दी आ जाते हैं। उम्र के साथ स्टिफनेस जल्दी आ जाती है, मगर इफ यू कीप ऑन डूइंग डेली तो हो जाएगा। तो थोड़ा थैंक बहुत यू रोज। दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा दीदी, जिससे कि आप ये देखिए, कहीं से क्वेश्चन आया है क्या आप पर? देखिए तो मुझे। जी बाबूजी, मैं 1 मिनट इसमें देखता हूँ। इसमें निशा सिंह जी का क्वेश्चन है कि मेरे आसपास लोगों को अपेंडिक्स बहुत हो रहा है, क्या किया जाए?
ये प्रज्ञा योग आज बताया गया और प्रभावी महाप्रभावी, ये बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए है और आज के युग के लिए बिल्कुल है। कहीं भी शरीर के किसी भी सिस्टम का आप थोड़ा सा अपने रूटीन पर, खान पान पर ध्यान दें, इसके बाद प्रज्ञा योग केवल करें। 5 मिनट भी प्रज्ञा योग कर लीजिए, 5 राउंड, तो ये सभी बॉडी पार्ट्स को ठीक रखता है। और पहले हम लोग करें भी तो सूक्ष्म ज्वाइंट मूवमेंट करें, इसके बाद वार्म अप करें। तो दीदी आप वार्म अप कैसे करते हैं, कम से कम समय में वार्म अप कैसे कर लेते हैं बॉडी का, आप इसको बताइए। अभी हाँ, अभी तो आप क्लास ले रहे हैं तो अभी कुछ पूछा जा सकता है। दिखाई देता है ना भैया, तो बैठ के पहले तो टोस का कर लेते हैं। वार्म अप करना है जी। फ्लेक्स एंड स्ट्रेच योर टोस, एंकल्स को घुमा। थोड़ा सा और जाएं, स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा। फिर आपका एक पैर थाई पे रख के दूसरे को ऊपर नीचे करें, और जैसे कि नीचे ले जाते हैं तो इनहेल करें, मेक श्योर योर स्टमक इज आउट, एक्सहेलिंग योर स्टमक इज इन। ऐसे 2-3 बातों पे ध्यान देना जरूरी है, सांस पे और मूवमेंट पे। तो ये भी कर लीजिए। सो आपका नीज जॉइंट हो गया। फिर आप दोनों पैर को फैला दें, राइट हैंड से लेफ्ट का टोस टच कीजिए, लेफ्ट का राइट से, ऐसे आपका वेस्ट वार्म अप हो जाएगा। ऐसे 2-3 बार कीजिए। फिर आगे पीछे घूमना है तो go all the way in the back as you inhale, as you exhale, come up front, ऐसे कीजिए। थोड़ी देर ये कीजिए। फिर हाथ का थोड़ा करना है तो make a fist tight and then let go like that, and then घुमाइए अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर। Then inhale as you stretch, exhale again. Look at your stomach and your inhalation and exhalation, and then inhale as you move your arms back, exhale as you come front. Again, do 5 rounds of that, and then reverse it. Same thing, and then inhale, exhale, going up and going down. Inhale up and exhale down. Then your neck. So you gently move your neck from one side around, come in front. ये neck में हमारी all nerves are going through your neck. Very delicate part of your body. Very important to stimulate that, and very important to take care of that as well. And then your eyes, right, left, and then make a circle from left to right, and then right to left. And then खड़े होके हम लोग ये त्रिकोणासन भी कर सकते हैं ऐसे। So I stretch up and then go down, all the way up and down. So ऐसे कोई थोड़ा बहुत सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। And you will notice कि जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो गैस निकलनी शुरू हो जाती है, आपके मुंह से निकलेगा, पीछे से निकलेगा। So it's very important to let go of all the poisonous or bad gas that's built in overnight. Thank you, Pranam Babuji. धन्यवाद। एक प्रश्न आया है अमन जी, विपिन कुमार जी का, टू एवरीवन। जी मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें ये लिखा है, विपिन कुमार जी ने पूछा है, यदि आसन करने से किसी साधक का वेट लॉस अधिक हो जाए तो ऐसे में आसन के साथ किस तरह के आहार का ध्यान रखें ताकि वेट भी मेंटेन रहे? जी, तो उसमें कैलोरी अधिक ले रहे हों और कम खर्च करेंगे तो शरीर में फिक्स डिपॉजिट आएगा, ये सीधी सी बात। तो ये थोड़ी सी कैलोरी बढ़ा लेनी पड़ती है अपने एनर्जेटिक भोजन, और वेट लॉस हो रहा हो, शरीर सूखा हुआ हो, तो इसी पोस्चर को यदि हम स्लो मोशन में करते हैं तो बॉडी ग्रोथ होता है, और उसको गत्यात्मक करते हैं, काइनेटिक कर देते हैं तो बॉडी फाइटी भी है तो टोन्ड अप होने लगता है। ये तो उसमें इस तरीके से कंबशन अधिक शुरू हो जाता है उसमें जलन का, तो फालतू चर्बी भी घट जाएगा और शेप में आ जाएगा बॉडी। और यदि बिल्कुल सूखा सूखा सा कोई व्यक्ति है तो उसका एक मतलब है कि शरीर खिल नहीं रहा है, खाना पच नहीं रहा है बढ़िया से, क्योंकि कौन कितना खाया इस पर निर्भर नहीं है, कौन कितना पचाया इसके आधार पर बॉडी का ग्रोथ होता है।
थोड़ा ही खाएं और उसका पूरा उसका एनर्जी को हम पचा लें भीतर से, तो वो उस हालत में उसका ग्रोथ बढ़ने लगा। कम ही भोजन से दिन भर की बैटरी उसकी हो जाए। कुछ गाड़ियां होती है जो कम पेट्रोल में ही अधिक माइलेज देती हैं, कुछ है कि माइलेज कम देंगी और सारा पेट्रोल खाती रहेंगी। इस पर बॉडी निर्भर करता है कि हम कंज्यूम कितना कर पाते हैं। तो कंज्यूमिंग पावर प्रज्ञा योग से बढ़ेगा और स्लो मोशन में करेंगे शुरू में, और आप डाइट का हिस्सा दें, वही भोजन लें जो शरीर को सेट करता है। दूसरा, कभी भी ओवर डाइट ना लें। और तीसरा है प्रसन्न मन से खाएं और स्वास्थ्य वर्धक खाएं जो बॉडी को सेट करता है, और सीजनल चीज लें। तो ये बिल्कुल सरल है फॉर्मूला जी। बाबूजी, अगला प्रश्न है सत्यपाल जी का। शीर्षासन करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? यदि कभी नहीं किया हो तो क्या बिना इंस्ट्रक्टर के शीर्षासन किया जा सकता है? आपने कैसे किया दीदी, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, दीदी से पूछा गया है, तो भारती दी आप बताएं आप कैसे कर लें। इसमें बताया जाता है किसी गाइड से किया जाता है। और मैंने पढ़ा था शीर्षासन के बारे में, मगर मेरी फ्रेंड जो एक करती है शीर्षासन, उसके साथ किया। तो यू ऑलवेज नीड सम पर्सनल गाइडेंस while doing for first few times, and then once you're confident तो अपने आप कर सकते हैं। फिर आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक बार कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर अलग से कर लेना। तो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो किसी और के साथ जो एक्सपर्ट हो और जिसने किया हो, जो जानता हो, आपको बता सके, तो उसको साथ रख के आप बिना दीवार के भी कर सकते हो। और अगर आप अकेले में हैं तो दीवार के साथ कर लीजिए टिल यू आर कॉन्फिडेंट। सो धीरे-धीरे दीवार से पैर ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दीवार वहीं पे खड़ी है। अगर आपका बैलेंस हट गया तो आप गिर नहीं सकते। So I think once you have that self confidence, आ जाएगा। जी धन्यवाद। और इसमें सत्यपाल जी ये है मतलब सलाह कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शीर्षासन हमेशा दीवार के सहारे ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें ध्यान, उसमें एड़ी सटा रहे दीवार पर हमेशा और बॉडी सीधा रहे। तो उस हालत में क्या होगा कि मेडिटेशन में हमें ध्यान भी करना होता है, हर पोस्चर में मेडिटेशन करना होता है, और अनंत समापति व्यायाम खो जाना पड़ता है, शरीर भाव को भूल जाना पड़ता है। यदि बिना सहारा के करेंगे तो बैलेंसिंग में माइंड कुछ इसमें लगा रहता है, इसलिए फुली कंसंट्रेशन नहीं बनता है ईश्वर के साथ सायुज्यता बनाने में। इसलिए उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। और एक और बात कि शीर्षासन कब करें, सारे आसनों के लास्ट में करें, तो सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुके रहेंगे और उसमें क्षमता बढ़ चुकी रहेगी। तो सबसे लास्ट में बस लास्ट वन हेड होता है, बॉस, यानी बॉस से एचओडी है, एचओडी को कहता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द आसनाज, सारे आसनों का राजा है। तो राजा के पास लास्ट में ही जानी चाहिए, पर नीचे से निपटते हुए जाए, तो वो सबसे अधिक कारगर होगा। और उसके पहले शीर्षासन के पहले यूरिनरी ब्लैडर जो थोड़ा जमा भी है तो खाली करना। और जैसे ही लौटते हैं तो पहले वज्रासन में बैठिए, या सीधे अचानक खड़े हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो का सीधे मस्तिष्क बिल्कुल नीचे जाएगा, तो गिडीनेस आ सकता है, चक्कर आ सकता है। तो इसलिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि कितने सेकंड शुरू करना, अचानक रोज नहीं बढ़ा सकते, एक एक सेकंड बढ़ाना होता है शुरुआत से। तो हम 52 ईयर्स के जब हो गए थे तब शीर्षासन शुरू किए थे, और 1 साल लगाए आधा घंटा जाने में, फिर कंटिन्यूज कुछ ईयर्स करते रहे। जी ठीक है, धन्यवाद। और टाइम लगता है कि हो गया, एक प्रश्न चल सकता है। जी प्रणाम। जी बाबूजी, नितिन जी का प्रश्न है। हाँ। तो इसमें नितिन जी पूछ रहे हैं, प्रणाम बाबूजी, वेट गेन के लिए क्या आहार नियंत्रण ही जरूरी है या किसी आसन या प्राणायाम से भी वेट गेन हो सकता है? वेट वजन? जी वजन, ये कह रहे हैं बाबूजी, क्या वजन बढ़ाने के लिए आहार नियंत्रण ही जरूरी है या किसी आसन प्राणायाम से भी वेट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है? यदि कॉन्शसनेस लेवल बहुत मजबूत हो गया है कि आपके मेडिटेशन में जा करके और आकाश में उड़ते हुए परमाणुओं को जो अन्न के पार्टिकल से खींच करके बॉडी में डाल सकते हैं तैलंग स्वामी की तरह, तो बिना खाए भी वजन बढ़ते रहेगा। वो प्रसन्नता सबसे बड़ा पौष्टिक आहार है। उनका हर साल वजन 1 पाउंड बढ़ जाता था, पूज्य गुरुदेव ने कहा। इसी से उनकी उम्र का पता लगाया जाता था।
तो वो बिल्कुल नहीं खाते थे, भोजन ही नहीं लेते थे, फिर भी वजन बढ़ रहा था। तो यहाँ पर पूरा विज्ञान फेल कर जाता है, इसलिए कि वो अपने वो तन्मात्रा साधना से आकाश से खींच लेते थे। तो वो जब तक स्थिति नहीं आई है, मणिपुर चक्र से लेकर मूलाधार से लेकर मणिपुर चक्र और मेंटल आज्ञा चक्र खींचता है, तीनों के साथ मिलकर होते हैं ये सब, तब तक से भोजन हमें लेना चाहिए, क्योंकि अन्न से शरीर बना है और अन्न छोड़ देंगे तो शरीर दुबलाने लगेगा। तो जब तक से एक बैसाखी मजबूत ना हो जाए तो दूसरी बैसाखी को नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो धड़ाम से गिर जाएगा फिर वो नीचे। तो धीरे धीरे अपने बैसाखियां हटानी चाहिए, धीरे धीरे, लेकिन वो क्षमता बढ़ेगी तब। तो भोजन को डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए पहले, कि कम खाएं लेकिन उसके ऊर्जा को अधिक बढ़ा लें, अधिक पचाएं, तो उस क्षमता से कम ही भोजन में शरीर ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए अन्नमय के लिए भोजन जरूरी है बस। और भोजन में पांचों, हम लोग केवल अनाज को ही भोजन मानते हैं। आपो वही अन्नम, जल को भी अन्न कहा हुआ है, जल भी ले रहे हैं तो अन्न को ले रहे हैं, अन्न यानी जीवनी शक्ति। अग्नि, अग्नि को भी अग्नि वायनम कहा है, अग्नि भी जल वो है, अन्न है, उसमें से ढेर सारे विटामिन वगैरह सूर्य की रोशनी से हम लोग लेते रहते हैं। और साथ ही साथ में वायु, हवा तो अपने ही ढेर सारे लेकर के दौड़ रहा है, तरह तरह के मेडिसिनल प्लांट्स को, उसके गैसों को लेकर चल रहा है। आकाश से भी अन्न है, मेडिटेशन में आदमी जाता है तो सीधे आकाश से भोजन लेते रहता है। ये पांचों तत्वों को अन्न कहा है, तो इसमें से कोई ना कोई तत्व लेना ही पड़ेगा। अब जैसे योगी है तो मेंटल आकाश से अनाज को ले रहा है, लेकिन अनाज जरूरी है नितिन जी बॉडी के लिए, अन्न में से बना है वो। अब लेने का तरीका अलग, कोई आकाश से ले रहा है, कोई हवा से ले रहा है, कोई अग्नि से ले रहा है, कोई जल से ले रहा है, कोई जाकर सीधे आकर के भोजन से ले रहा है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये मस्ट है। जिस टाइम हो गया है अमन जी, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। धन्यवाद सभी लोगों के। जी बाबू जी, आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। भारती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए, सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।